हेलो स्टूडेंट्स, तो नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों चल रहा था। चैप्टर नंबर आपको पता है 6। 2023 के हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, जेईई मेन वाले सारे टोटल A to Z एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी सेट हुए 2023 में सारे लगाएंगे, फिर 2022 के लगाएंगे, 2021 के लगाएंगे। तो जो भी नए स्टूडेंट भी हैं वो समझ ले कि यहाँ पे आपको इतनी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी कि आपको फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं रहेगी। ये प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से परसेंटाइल आप ला सकते हैं। नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है सारे क्वेश्चंस करना। ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो, जैसा कि इसमें थंबनेल में लिखा हुआ भी है कि फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो, बस हमसे जुड़ जाओ। चलो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोला है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इसमें कहा ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए कॉइल। एक कॉइल है जी, ये रही कॉइल। इससे 12 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू ए स्विच। एक स्विच लगा दिया इसमें, इस तरीके का स्विच लगा दिया हमने इसमें। ये स्विच है, 12 वोल्ट की बैटरी है और एक कॉइल है जिसका आपको रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम। द स्विच इज ओपन इन 1 मिलीसेकंड। देखो, जब हम इसको स्विच को ओपन करते हैं तो स्विच एकदम से ओपन नहीं होता, उसको ओपन करने में कुछ टाइम लगता है। तो टाइम लगता है, उन्होंने दिया है 1 मिलीसेकंड टाइम लगा। तो शुरुआत में जब स्विच ऑन नहीं था तो इस सर्किट के अंदर शुरुआत में करंट जो था आई वो 0 था। लेकिन जब स्विच ओपन हो गया 1 मिलीसेकंड उसको लगे, तो अब इसके अंदर का जो करंट है वो कितना हो गया होगा। करंट होता है I इज इक्वल टू वी बटे आर। वी कितना है, वोल्टेज 12 वोल्ट, और बटे आर कितना है 6 बटे में आर हो गया 6 से 12 को काट लो तो 2 एम्पियर का करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो उसके अंदर जो करंट है वो 0 से और 2 एम्पियर हो जाएगा। कितने टाइम के अंदर, 1 मिली सेकेंड के अंदर। देखो यहाँ पे ये टाइम दिया है इन्होंने कि 1 मिली सेकेंड में उसको वो स्विच ओपन हो जाता है। तो स्विच ओपन हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिली सेकेंड में उसके पास जो करंट है वो 0 से बढ़ के 2 एम्पियर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने दिया द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज 20 वोल्ट। अब देखो, आपको पता है कि जैसे जैसे इसके अंदर करंट बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा। इस सर्किट के अंदर पहले करंट 0 था, करंट 0 था इसके अंदर, क्योंकि स्विच खोला नहीं था आपने। स्विच को खोला तो करंट एकदम से ऐसे नहीं होता कि एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से 2 एम्पियर होगा। वो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता है। 0.1 एम्पियर बढ़ा, फिर 0.2, 0.3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 1 हुआ, 1 से 1.1, 1.2, 2 तक पहुंच गया। इस तरीके से बढ़ता है। तो देखो, जब करंट बढ़ता है तो इस कॉइल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, जो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, देखो जो इसके अंदर से जा रहा है वो भी बदलेगा। अब बदलेगा तो इस कॉइल के अंदर एक EMF आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। तो यहां से आप ऐसे समझो, पहले करंट बदला, देखो करंट बदला कि नहीं, 0 से 2 हुआ, 2 एम्पियर। फिर करंट बदला तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बदला। मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल के अंदर से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदला। मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फिर उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बदला बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने पर उसके अंदर आ जाएगा EMF, एक EMF। अब उन्होंने दिया है कि वो EMF 20 वोल्ट आया। देखो ये लिख रखा, द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आ गया। तो इंडक्टेंस बताना है कॉइल का। इंडक्टेंस याद है, पहले इसके फॉर्मूले सारे के सारे बढ़िया से, कंसेप्ट सारे के सारे बढ़िया से पढ़ लो। इंडक्टेंस कहते हैं L को, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये L। तो सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का कितना है। तो भाई साहब, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉइल के अंदर आने वाला EMF, उसका फॉर्मूला होता है L × DI/dt बच्चों।
अब देखो आप इसको L इंटू डी आई को डेल्टा आई लिख सकते हो और डी टी को डेल्टा टी लिख सकते हो। डेल्टा आई को लिख लो I2 माइनस I1 और बटे डेल्टा टी हो गया टाइम, और इनटू में L E बराबर। ये फॉर्मूला देखो बच्चों मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये याद रखो। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? जब भी किसी कॉइल में करंट बदलेगा तो उसके अंदर कितना ईएमएफ आएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। E बराबर L इंटू डी आई बटे डी टी। अब चलो E की वैल्यू लिखो, I1 I2 की वैल्यू लिखो। I1 और I2 हमें कैलकुलेट क्या करना है? L निकालना है। तो L की वैल्यू अगर निकालें हम यहाँ से, तो इनको बाकी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो E इंटू में डेल्टा टी और बटे में I2 माइनस I1। E कितना है? EMF कितना आया? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इंटू डेल्टा टी, टाइम कितना लगा? 1 मिली सेकेंड, तो 10 की पावर माइनस 3 और बटे I2 माइनस I1। करंट देखो, करंट पहले I1 0 था और I2 कितना हो गया? 2 एम्पियर, तो 2 माइनस 0। तो बच्चों 2 बचा नीचे, 2 से इसको काटा 10, 10 10 की पावर माइनस 3, ये आ गया। देखो कुछ सेंटीमीटर वेंटीमीटर में तो कुछ हमने किया नहीं, मिली सेकेंड था, 10 की पावर माइनस 2 रह गया, 2 माइनस 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं इतने हेनरी। अब हेनरी को मिली हेनरी में बदल लो तो 10 मिली हेनरी आ गया एल का वैल्यू। ये एल का वैल्यू आ गया 10 मिली हेनरी बच्चों। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं। ये कंसेप्ट बस हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कॉइल के अंदर जब करंट बदलता है तो उसका जो ईएमएफ है उसके अंदर कितना आता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन समझिए। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन ही लिख लो, मतलब देख लो पहले, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटालिक रोड, एक मेटालिक रोड है, रोटेटेड विद 210 आरपीएम अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड। ओके, एक रोड बना लेते हैं पहले बच्चों, इस टाइप की एक रोड है। ठीक है, ये बन गई ये रोड, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मेटल की रोड है। ये घूम रही है अपने एक एंड से इस तरह से, कितना दे रखा? 210 आरपीएम। आरपीएम का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में 210 रिवॉल्यूशन ये ले रही है। एक मिनट को 60 सेकंड भी लिख सकते हो, 60 सेकंड में 210 रिवॉल्यूशन, और 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 210 रिवॉल्यूशन बटे 60, ये इससे काट लो और इसे आप 3 से कट कर लो, 7/2 रिवॉल्यूशन पर मिनट आ गए। ठीक है, इससे इसके आप घूमने की स्पीड निकाल सकते हो ओमेगा। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई ना, एक मिनट नहीं सॉरी, ये सेकंड आया, ये सेकंड आ गया ना, एक सेकंड में। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आपको पता है एक सेकंड में जितने चक्कर काटती है कोई भी बॉडी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम 7/2 इंटू में 2πf, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ओमेगा निकालने के लिए 2πf, तो 2 पाई पाई एफ की वैल्यू हो गई 7/2। पाई की वैल्यू रख दो बच्चों, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 22 रेडियन पर सेकंड बच्चों। ये इसकी घूमने की स्पीड आ गई। ये घूमने की स्पीड अगर आरपीएम में दे रखी है तो आप उसको रेडियन पर सेकंड में बदल लो, ओमेगा। ये ओमेगा आ गया घूमने की स्पीड, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। अब इन्होंने कहा है, आगे पढ़ो, about an end access to the normal road passing through its one end, the other end is the road is contact with circular metallic ring। इसका जो ये दूसरा एंड है, यहाँ पे कोई रिंग लगी हुई है, इसके कांटेक्ट में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिंग लगी हुई है। चलो
अब एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0.2 टेस्ला के, पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट, नहीं पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो ये एक्सिस है जहां से ये घूम रही है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल, तो मतलब रोड के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, रिंग के और इसके सेंटर के, ये सेंटर है ओ और ये रिंग लगी हुई है यहाँ, ये रिंग इनके बीच का ईएमएफ बताना है। तो भाई साहब इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, जब भी कोई रिंग रोटेट, कोई रॉड घूमती है ओमेगा स्पीड के साथ घूमती है, तो उसके ना दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, V वोल्टेज आ जाती है एक। तो वो वोल्टेज कितनी होती है उसको ध्यान दो, तो ये आ गया V बराबर हाफ BL² ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई एक रॉड, मेटल की रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो उसके दोनों एंड के बीच में एक वोल्टेज आ जाती है कि ईएमएफ आ जाता है। वो कितना होता है, तो हाफ BL² ओमेगा होता है। सॉल्व कर लो इसको, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया हुआ होगा कोचिंग में, तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाफ बी की वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी है, तो सर बी की वैल्यू 0.2, L² एल कहाँ है, तो लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर और 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। फिर ओमेगा आ गया 22, इस 2 से ये पॉइंट हटाओ, 10 नीचे लिख दो, 2 से 2 काट दो, ऊपर 2 का स्क्वायर हो गया 400, इंटू में 22 इंटू 10 की पावर -4 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये एक जीरो, 22 इंटू में 40, ये हो गया भाई साहब 880, ये हो गया 880 इंटू 10 की पावर -4, या इसको 88 लिख लो इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। इसको मिली वोल्ट में बदल लो, तो ये बन गया 88 मिली वोल्ट। ये आ गया भाई 88 मिली वोल्ट, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 88 आ गया यार बच्चों। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया इन्होंने कहा, असर्शन पढ़ते हैं पहले। देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, सबसे पहले असर्शन को पढ़ना है और उसको चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि ए बार मैग्नेट ड्रॉप्ड थ्रू ए मेटालिक सिलेंडर पाइप, एक मेटल से बना हुआ इस तरीके का, ये देखो ये एक सिलेंडर पाइप है, ठीक है, मेटल से बना हुआ, इसके अंदर आपने एक मैग्नेट को छोड़ दिया, मान लो इधर नॉर्थ इधर साउथ, एक बार मैग्नेट है उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो वो नीचे आएगी, इन्होंने कहा ए बार मैग्नेट ड्रॉप्ड थ्रू ए मेटालिक सिलेंडर पाइप टेक्स मोर टाइम टू कम डाउन कंपेयर्ड टू नॉन मैग्नेटिक बार विद सेम ज्योमेट्री एंड मास। एक तो मैग्नेटिक बार को छोड़ा जो मैग्नेट है, इसके अंदर एक और बार छोड़ी हमने जो मैग्नेट नहीं है। तो ये पूछा इन्होंने, मतलब ये बोला है इसमें कि मैग्नेट वाली को ज्यादा टाइम लगेगा, टेक्स मोर टाइम। देखो मेटालिक सिलेंडर टेक्स मोर टाइम कम डाउन बार मैग्नेट एज कंपेयर टू नॉन मैग्नेटिक, मतलब इसे भाई साहब टाइम ज्यादा लगेगा मैग्नेट वाली को और नॉन मैग्नेट वाली को कम लगेगा। क्या ये बात सच है? तो भाई आपको बताएं, मैग्नेट जब चलती है ना तो सीधी सी बात है वो अपने आसपास फील्ड लेके चलती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये जैसे नीचे गिरेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये किसके अंदर से निकल रही है, ये एक मेटल के सिलिंड्रिकल पाइप से निकलती हुई जा रही है। तो जब मेटल के सिलिंड्रिकल पाइप से ये पास होगी तो इसका मतलब इस पाइप के अंदर से जाने वाला ये जो
फील्ड है वो लगातार बढ़ेगा। देखो इस तरीके से ये लगातार फील्ड बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये मैग्नेट नीचे गिरेगी तो ये जो पाइप से फील्ड लगातार पास होगा तो इसका फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेट इसके जैसे जैसे पास आती चली जाएगी। मतलब कोई भी आप ऐसे मान लो कि सिलेंडर का आपने ये एक पोर्शन ले लिया, आपने ये इतना जिस पे मैं देखो एरो चला रहा हूँ, ये सिलेंडर का एक पोर्शन ले लिया। आप ऐसे समझ लो ये एक लूप है। अब मैग्नेट जैसे जैसे गिरेगी इसके पास आएगी तो इस लूप के अंदर का जो फ्लक्स है वो लगातार बढ़ेगा। अब जब फ्लक्स बदलता है तो क्या आ जाता है? करंट। तो ये समझो कि इस लूप के अंदर एक करंट आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा। इस करंट को आप क्या कहते हो? अब ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सर एक पार्ट लिया, ऐसे ऐसे देखो एक पार्ट और हो सकता है इस टाइप से, ये भी सिलेंडर का ही पार्ट है। तो सिलेंडर के हर पार्ट को अगर मानोगे तो वो छोटे छोटे लूप बन सकते हैं। अब इन लूप्स के अंदर से अगर कोई मैग्नेट पास होती है तो वो उसके अंदर का फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलता है तो इन लूप्स के अंदर करंट आ जाएगा। मतलब सिलेंडर में जो करंट आ जाएगा। अब पूरी बॉडी में जब करंट आता है ना तो उन करंट्स को कहते हैं हम एडी करंट्स। एडी करंट्स बच्चों। तो इस लूप के अंदर एडी करंट्स। अब आपको पता है लेंज ने बताया था जब भी करंट आएगा फ्लक्स के बदलने की वजह से तो वो ऐसी डायरेक्शन में आएगा ताकि उसको अपोज कर सके। तो ये जो एडी करंट्स है ना ये इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेंगे, इसके गिरने का अपोज करेंगे। तो मैग्नेट जब गिरेगी और उस पर अपोज लगेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैग्नेट को यहां से नीचे गिरने में मोर टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और जो ये नॉन मैग्नेट है, जो मैग्नेट नहीं है, ये जल्दी गिर जाएगी, इसको लेस टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो अब हम यहां से अगर इनका असर्शन पढ़े तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने यही कहा है कि जो बार मैग्नेट है उसको टाइम ज्यादा लगता है और जो नॉन मैग्नेटिक बार है सेम ज्योमेट्री और मास की उसको टाइम कम लगता है। तो असर्शन हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना भैया, एडी करंट क्या होता है? जब पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में करंट आ जाता है ना तो उनको एडी करंट बोला जाता है। जब पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसका जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे आप तो पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, उनको उन लूप्स में करंट चलने लगता है, उनको एडी करंट बोला जाता है। एडी करंट हमेशा अपोज करते हैं। आपको पता है ये करंट तो हमेशा अपोज करता ही है, वो तो लेंज के लॉ से आपको क्लियर है। ठीक है, ये हो गया भाई असर्शन। असर्शन करेक्ट है। अब रीजन पढ़ो। रीजन में कहा है फॉर द मैग्नेटिक बार एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेटेलिक पाइप। देखो जो समझाया आपको वही लिखा है इन्होंने, विच अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार। मतलब मैग्नेटिक बार जब चलेगी तो करंट आ जाएगा, एडी करंट आ जाएगा जो कि मैग्नेटिक बार के मोशन का अपोज करेगा। तो रीजन भी एकदम करेक्ट है। और सच्ची बात यह है कि ये करेक्ट होने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मतलब असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो असर्शन का रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आंसर हो गया हमारा ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सी आंसर है बच्चों हमारा। तो आसान क्वेश्चन था, एडी करंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई ध्यान रखना ये ना कंसेप्ट मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार। मतलब क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट पूछा जाता है, एडी करंट की वजह से ऊपर से किसी चीज को छोड़ दिया, उसमें एडी करंट आ गया तो एडी करंट की वजह से वो अपोज होगा। तो ये कंसेप्ट ना इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझ लिया आपने। आगे किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हाँ एडी करंट भी आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है आपसे जरा ध्यान से समझना। ए मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ये क्यूब है देखो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसकी हर साइड 15 सेंटीमीटर है। मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी स्पीड v है, ये दे रखी है। एट यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्पीड दे कितनी रखी है? तो ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर नहीं 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर इसने कहा इन ए यूनिफॉर्म रीजन मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, वो दे रखा है 0.5 टेस्ला का। वो देखो डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, देखो इधर जेड एक्सिस में ये लगा हुआ है, इधर देखो जेड एक्सिस में। चलो ठीक है। इन इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फेस ऑफ हायर एंड लोअर पोटेंशियल डेवलप्ड। अच्छा देखो ये क्वेश्चन ना किसका है? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड चलती है, एक रॉड चलती है v स्पीड के साथ,
और लेंथ उसकी L है, तो उसके दोनों रोड के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है V। वो कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो BLV, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे ही आप ये मान के चलो कि ये क्यूब चल रहा है, तो इसके दोनों, अच्छा इसमें इस फॉर्मूले में एक चीज याद रखना भाई, BL और V तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते थे। BL एंड V ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई B देखो, B इधर है Z की तरफ, V Y की तरफ, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो सर फिर तो लेंथ किस तरफ होगी? लेंथ होगी x की तरफ। तो ये वाली लेंथ मेरे को लेनी है। देखो कलर चेंज करके दिखा दो, x की साइड में लेंथ लेनी है, ये लेनी है, ये लेंथ लेनी है इसकी, ये L हो गई इसकी। अब फॉर्मूला लगा दो, BLV, ये हो गई इसकी वोल्टेज। B कितना है? 0.5। L कितना है? लेंथ इसकी, लेंथ 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 कहाँ दे रखी? 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10⁻²। इंटू में V 2 मीटर पर सेकंड, तो इनको सॉल्व कर लो। 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये टेस्ला में है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर से मीटर में हमने चेंज कर लिया। ओके चलो, फिर 5 इंटू 2, तो ये तो 1 हो गया, 15 इंटू 10⁻² आ गया। अगर मिली वोल्ट में बदले तो ये 150 इंटू 10⁻³ वोल्ट बन गया। तो ये बच गया बच्चों 150 मिली वोल्ट। तो आंसर बचेगा यहाँ से 150 मिली वोल्ट। बहुत आसान सवाल था, पर हाँ इसे समझना जरूरी है। कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो क्यूब है, ये रोड थोड़ा ही ना है। अरे भैया, रोड हो चाहे क्यूब हो, मेटल से बना हुआ होना चाहिए, उसके पास लेंथ होनी चाहिए, इस उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, कोई सी भी शेप हो। तो भाई कोई सी भी शेप होगी तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस फेस, अब देखो इसकी कौन कौन सी फेस के बीच में है, जब लेंथ ऐसे है तो इधर वाली फेस और इधर वाली फेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। दोनों फेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकल आया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं बच्चों। इसमें दिया है 1 मीटर लॉन्ग मेटल रोड XY देखो ये मेटल की रोड है, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाली रोड है XY, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट शोन इन फिगर, द प्लेन ऑफ सर्किट इज परपेंडिकुलर दे रखा है फील्ड के, ये पूरा सर्किट परपेंडिकुलर है फील्ड के। फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है, मतलब B दे रखा है 0.15 टेस्ला का। इफ द रेजिस्टेंस, सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। फोर्स नीडेड टू मूव द रोड इन डायरेक्शन, इस रोड को आगे की तरफ चलाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो जी बताते हैं आपको, ये भी कांस्टेंट स्पीड से चलाना है इसको, 4 मीटर पर सेकंड से, V की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड। चलो भाई इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले तो ये सोचो, इसके आगे चलाने के लिए जब ये चलेगी 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो रोड है, जब भी कोई रोड, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, जब भी कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलती है तो उसके दोनों कॉर्नर के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। कितना? V बराबर BLV। B कितना है बच्चों? तो B है सर 0.15 टेस्ला। L इसकी लेंथ, तो लेंथ हो गई इसकी, लेंथ कहाँ दे रखी, ये रही 1 मीटर। ओके, L V V V V V V वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकंड। चलो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 वोल्ट। इसका मतलब जब ये रोड चलेगी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 0.6 वोल्ट की वोल्टेज इसके अंदर बच्चों आ जाएगी। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो वोल्टेज आई है इसके अंदर, तो ये बैटरी का काम करेगी कि नहीं? ये जो है बैटरी का काम करेगी। अब बैटरी का काम करेगी तो इसमें करंट चलेगा। अब सोचो भाई, तो इसमें करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, ये 0.6 वोल्ट की यहाँ बैटरी लग गई, 0.6 वोल्ट की ये बैटरी लग गई। तो अब आप ऐसे समझिए,
इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन में घुमाओगे अगर अपने, मतलब V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालोगे, तो V से B की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओगे तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनेगी V क्रॉस B की, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये ऊपर की तरफ बनेगी, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और इधर नेगेटिव बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा सर्किट। 5 ओम, ये बन गई बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, 0.6 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर, तो इसमें करंट चलेगा आई। अब सोचो भाई करंट चलेगा तो ये करंट होगा कितना, करंट होता है V बटे R, V तो हो गया 0.6 और बटे में R हो गया 5। ये इसको पॉइंट हटाओ, 10 लिख लो नीचे, और आप चाहो तो इस 5/6 5 से इसको काट लो, 5 बन जा 5 और 1 बचा 1.2 इंटू 10 की पावर -1 आ गया। ये आई जो है करंट इतने एम्पियर का आ गया इसके अंदर। अब करंट से क्या होगा सर, देखो भाई करंट आएगा जब पूरे सर्किट में, इस रोड में भी करंट चलेगा। अब जब इस रोड में करंट चलेगा तो इस रोड में करंट ऐसे जा रहा है आई, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, अब ये भी याद करो इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक तो ये रोड बैटरी बन गई, उससे करंट चला, करंट चला तो करंट चलने की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखा है और उसमें करंट है आई, लेंथ है उसकी एल, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है एफ, वो कितना होता है IBL साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दे रखा है। आई कितना दे दिया 1.2 इंटू 10 की पावर -1, तो इसको 0.12 लिख लो, इंटू बी कितना है इस पे 0.15 इंटू एल, इसकी लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर। तो ये सॉल्व करके आपके पास फोर्स आ जाएगा, आप इसको कह सकते हैं ये आ जाएगा 180 इंटू 10 की पावर -4, -3 में अगर लिखोगे तो 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब ये फोर्स आएगा किस तरफ सोचो, तो सर ये जो फोर्स आता है L क्रॉस B की साइड में आता है, L L L L और क्रॉस B। हाँ तो L क्रॉस B की साइड में आएगा, तो L क्रॉस B की डायरेक्शन आप इसमें निकाल लो कि L क्रॉस B की डायरेक्शन जो बन रही है वो किस तरफ बन रही है। तो L से अपनी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स L से B की तरफ घुमाओ, तो L से B की तरफ घुमाया तो फोर्स आ रहा है इधर। अब ये फोर्स इसको लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा और हमको इसको आगे ले जाना है, तो अपना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल ये फोर्स। तो ये फोर्स जो आया है F, ये इसको इधर ले जा रहा है, ये F है, देखो ये वाला F है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये वाला फोर्स आपका इधर F है। और हम जो फोर्स लगाएंगे, अगर इसको आगे ले जाना है तो हमें आगे खिसकाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसको लेफ्ट में ले जा रहा है, तो हमें राइट में इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमारा फोर्स भी तो इतना ही होगा जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगा रहा है पीछे की तरफ। तो हमारा फोर्स जो है, वेक्टर हटा दो, हमारे फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस फोर्स के बराबर होगी। तो ये फोर्स कितना आया सॉल्व करके 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, और हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा राइट की तरफ। तो ये फोर्स आ गया, हमारा आंसर आ गया 18 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे बच्चों 18 लिख दो, 10 की पावर -3 तो उन्होंने दे ही रखा है, 18 लिख दो यार। तो आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था यार, आसान है, सब आसान है। मेहनत करते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, हर चीज का एक ही फंडा, लगे रहो। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो जो हो सकता है, ठीक है ना, सबका भले में भला। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।